आज हम हाई स्कूल के तलबा के लिए द न्यू सेकेंडरी साइंस बुक 8 के चैप्टर 1 इकोलॉजी को बेस बनाकर इस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ किताबी बातें दोहराना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि जिंदा और बेजान चीजें आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, ताकि तलबा इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझ सकें और टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। जबरदस्त। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। हम रोजाना अपने इर्द गिर्द दरख्त, जानवर और मौसम देखते हैं, लेकिन हम वाकई जानते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? इस गहरे मुतालिए में ऐसी दिलचस्प बातें आएंगी जो सुनने वालों को अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देंगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम दरअसल है क्या। आम ख्याल ये होता है कि शायद इकोसिस्टम सिर्फ जानवरों के किसी झुंड को कहते हैं। हाँ, या शायद किसी जंगल को कहते होंगे। राइट, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इकोसिस्टम सिर्फ जिंदा चीजों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये जिंदा और बेजान चीजों का एक कंप्लीट नेटवर्क है। अच्छा, अगर हम इसे एक थिएटर प्ले की तरह तस्वुर करें तो शायद समझना बहुत आसान हो जाएगा। हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो इस प्ले के एक्टर्स हैं। यानी तमाम जिंदा चीजें जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। ये सब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो इस थिएटर का स्टेज, लाइटिंग और साउंड सिस्टम है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, लाइट और क्लाइमेट। ये एनालॉजी असल मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से वाजे करती है। देखें, अगर स्टेज का टेम्परेचर अचानक खराब हो जाए या लाइटिंग चली जाए तो एक्टर्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। वो तो परफॉर्म ही नहीं कर सकते ना। फिर इसे समझ सकते हैं, एक पहाड़ी इलाके का क्लाइमेट किसी वादी से मुख्तलिफ होता है और कोस्टल रीजन्स की आबोहवा इनलैंड एरिया से अलग होती है। ये एबायोटिक फैक्टर्स तय करते हैं कि वहाँ कौन से बायोटिक फैक्टर्स सरवाइव कर पाएंगे। अच्छा, एक और अहम स्टेज सेटिंग जो मेरे जहन में आ रही है वो सॉइल है। अक्सर हम मिट्टी को सिर्फ एक बेजान चीज समझकर इग्नोर कर देते हैं। जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सॉइल की इकसाम पूरे इकोसिस्टम का नतीजा बदल सकती हैं। इसकी स्ट्रक्चर, उसके अंदर मौजूद पानी और हवा की मिकदार को कंट्रोल करती है। लेकिन मिट्टी तो मिट्टी होती है ना, इसमें इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है? बहुत बड़ा फर्क आता है। मसलन अगर हम क्ले सॉइल्स को देखें, इनके पार्टिकल्स इतने छोटे और टाइटली पैक्ड होते हैं कि ये बहुत ज्यादा पानी होल्ड कर लेती हैं। इस वजह से रूट्स को सांस लेने के लिए जरूरी हवा नहीं मिलती। अच्छा, तो प्लांट्स के लिए ये इतनी अच्छी नहीं हुई। हाँ, और इसके बरअक्स एक और किस्म है जिसे लोम कहते हैं। ये इंतहाई फर्टाइल सॉइल है। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का एक परफेक्ट बैलेंस होता है। ये पानी भी होल्ड करती है और रूट्स को हवा भी देती है। वाओ। और सबसे अहम बात, ये प्लांट्स को वो जरूरी मिनरल्स फराहम करती है जो उनकी ग्रोथ का बुनियादी हिस्सा हैं। अगर लोम नहीं होगी तो मिनरल्स नहीं मिलेंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे और आखिरकार उन पर डिपेंड करने वाले एनिमल्स भूखे मर जाएंगे। तो एक बेजान एबायोटिक फैक्टर का सीधा असर जिंदा बायोटिक फैक्टर्स पर पड़ रहा है। बिल्कुल, यही वहाँ फैसिनेटिंग चीज है। अच्छा, अब अगर हमने एक्टर्स और स्टेज को ठीक से सेट कर लिया है तो सवाल ये पैदा होता है कि ये आपस में बातचीत या इंटरैक्ट कैसे करते हैं। ये इंटरैक्शन नेचुरल साइकिल्स के जरिए होता है, जिनमें सबसे अहम कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल हैं। ये वही बात है जहां मेरी वो टी-रेक्स वाली एग्जाम्पल कनेक्ट होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये वाकई अजीब लगता है कि जो कार्बन हजारों साल पहले किसी डायनासोर के जिस्म का हिस्सा था, वही आज हमारे जिस्म में या किसी दरख्त में मौजूद हो। ये प्रोसेस होता कैसे असल में नेचर एक जाइंट रीसाइक्लिंग मशीन की तरह काम करती है। जमीन पर बाहर से कोई नया कार्बन नहीं आता। जो कार्बन यहाँ मौजूद है वही मुसलसल बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट के दरमियान सर्कल करता रहता है। सही। कार्बन हर जिंदा चीज का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का बुनियादी हिस्सा है। इस कार्बन साइकिल में 4 मेन प्रोसेसेस हैं जो लगातार चल रहे हैं।
पहला प्रोसेस रेस्पिरेशन का है। अब रेस्पिरेशन को अक्सर तलबा सिर्फ सांस लेने तक महदूद समझ लेते हैं, लेकिन ये तो एक इंटरनल इंजन जैसा है, राइट? एग्जैक्टली रेस्पिरेशन सिर्फ हवा अंदर खींचना नहीं है, ये सेल्स के अंदर फ्यूल को जलाना है। जिंदा ऑर्गेनिजम्स जब खाना खाते हैं तो उन्हें ग्लूकोज मिलता है, फिर जब वो सांस के जरिए ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं तो ये दोनों मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करते हैं। यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं। हाँ, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और बाय प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं जो जिस्म से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन एक सेकंड, अगर अरबों इंसान और खरबों जानवर हर वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो आबोहवा तो अब तक बिल्कुल जहरीली हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर जरूर कोई दूसरा प्रोसेस काम कर रहा होगा। सही पहचाना। इस परफेक्ट सिमेट्री का दूसरा हिस्सा फोटोसिंथेसिस है। प्लांट्स इस मशीनरी को बिल्कुल रिवर्स में चलाते हैं। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से वाटर खींचते हैं और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए वापस ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं। सुभान अल्लाह। मतलब ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के बगैर चल ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं चल सकते। इसके बाद तीसरा प्रोसेस कंबस्शन या जलने का अमल आता है। माजी में दबा हुआ जो कार्बन था, जो फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला, तेल और गैस बन चुका है, जब इंसान उसे जलाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में हवा में शामिल हो जाता है। अच्छा, और इस मशीनरी का चौथा हिस्सा शायद सबसे ज्यादा अंडर अप्रिशिएटेड है। मेरा मतलब है डीकम्पोजिशन। हाँ, डीकम्पोजिशन के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अगर माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और फंगी डेड ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन ना करें, तो ये दुनिया लाशों और कचरे का ढेर बन जाएगी। बिल्कुल, ये डीकम्पोजर्स ही हैं जो डेड बॉडीज में लॉक्ड कार्बन को वापस कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिलीज करते हैं ताकि प्लांट्स उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकें। यहाँ ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल का कनेक्शन बहुत क्लियर हो जाता है। एक का वेस्ट दूसरे का फ्यूल है। लेकिन वेट, एक आम ख्याल ये है कि दुनिया में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स दरख्त हैं, जैसे अमेज़न के जंगल्स। क्या ये सच है? असल में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। दुनिया में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन? ये समंदर वाले? हाँ, ये समंदर की सरफेस पर तैरने वाले छोटे छोटे प्लांट्स हैं। क्योंकि जमीन का 70% हिस्सा समंदर है, इसलिए ये छोटे प्लांट्स मजमूई तौर पर किसी भी जंगल से कहीं ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वाओ, ये बात वाकई हैरानकुन है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? हमारे सामने एक ऐसी परफेक्ट मशीन है जो पिछले करोड़ों सालों से ठीक चल रही थी, लेकिन जब इंसान इसमें दखल देता है तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जब तवाजुन बिगड़ता है। आहा, और यहाँ सोर्सेज में मुझे एक बात मिली जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को सिर्फ एक बुरी चीज समझते हैं, लेकिन माजी में इसने जमीन को गर्म रखने में अहम किरदार अदा किया है। ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। देखें, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट और ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग में फर्क है। कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ऐसी गैसेस एक ब्लैंकेट या कंबल का काम करती हैं। सही। अगर ये ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर में ना हो तो सूरज की गर्मी स्पेस में वापस चली जाएगी। जमीन इस कदर ठंडी हो जाएगी कि इंसानी जिंदगी सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। मसला ब्लैंकेट होने में नहीं है, मसला उस वक्त शुरू होता है जब आप जरूरत से ज्यादा ब्लैंकेट्स डाल देते हैं। यानी टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज बैड। और पिछले 200 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से हमने यही किया है। साथ ही एग्रीकल्चर के लिए बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि जब आप एक तरफ से साइकिल में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पंप कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उन दरख्तों को काट रहे हैं जिन्होंने उसे फोटोसिंथेसिस के जरिए फिल्टर करना था, तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है और वो हीट को ट्रैप कर रही है। एग्जैक्टली। हीट अब स्पेस में एस्केप नहीं कर पा रही और इस ट्रैप्ड हीट के मजमूई असर को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। डेटा के मुताबिक प्री इंडस्ट्रियल दौर से अब तक जमीन का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। 1 डिग्री सुनने में छोटा लगता है, लेकिन उसके असरात तो खतरनाक हैं। और हर 10 साल में 0.2 डिग्री सेल्सियस मजीद बढ़ रहा है।
पोल्स पर आइस का पिघलना, सी लेवल्स का बढ़ना, एक्सट्रीम वेदर जैसे हरिकेन्स और हीट वेव्स, ये सब इसी का नतीजा है। अच्छा, और इस मामले में कार्बन डाइऑक्साइड अकेली विलन नहीं है, एक और गैस है, मीथेन। हाँ, मीथेन हीट को ट्रैप करने में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसका जो सोर्स है वो थोड़ा फनी लगता है। मतलब चावल के खेतों से तो आती ही है, लेकिन जानवरों के डकार लेने से भी मीथेन पैदा होती है। कैटल यानी गाय भैंसों के बेल्च करने से मौसम तब्दील हो रहा है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा ह्यूमर वाला लगता है, लेकिन इकोसिस्टम में ये एक सीरियस फैक्टर है। कैटल और बाकी हर्बीवोर्स के पेट में खास बैक्टीरिया होते हैं जो उन्हें घास में मौजूद सेल्यूलोज हजम करने में मदद देते हैं। अच्छा। इस डाइजेशन प्रोसेस के वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर भारी मिकदार में मीथेन बनती है जो डकार के जरिए हवा में जाती है। जब हम लाखों करोड़ों जानवर मीट और मिल्क के लिए पालते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। सही सही। चले यहाँ से थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं। जमीन पर जिंदा रहने वाले ये तमाम बायोटिक फैक्टर्स अपना फ्यूल या एनर्जी कहाँ से लाते हैं, और ये एनर्जी उनके दरमियान फ्लो कैसे करती है? हर एनर्जी का बुनियादी जरिया सूरज है। प्लांट्स इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं क्योंकि सिर्फ इनके पास लाइट एनर्जी को पकड़कर केमिकल एनर्जी में बदलने की सलाहियत होती है। और फिर कंज्यूमर्स आते हैं। बिल्कुल। जो इस एनर्जी के लिए प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। फिर उनके ऊपर कार्निवोर्स आते हैं जो हर्बीवोर्स का शिकार करते हैं। और हम इंसान जैसे लोग ओमनीवोर्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। और आखिर में डीकंपोजर्स अपना रोल प्ले करते हैं। इस सीधी लाइन को हम फूड चेन्स कहते हैं। लेकिन रियलिटी में जानवर मेनू पे डिपेंड नहीं करते। एक रैबिट सिर्फ लेटेस तो नहीं खाता, और एक फॉक्स सिर्फ रैबिट्स नहीं खाती। ये सब मिलकर फूड वेब्स बनाते हैं। हाँ, नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इस एनर्जी फ्लो में एक हैरानकुन इनएफिशिएंसी है। मैं इसे ऐसे समझता हूँ कि मान लीजिए 5 दोस्त एक लाइन में खड़े हैं और एक बड़ा आइसक्रीम का कप उनके दरमियान पास हो रहा है। हर दोस्त आगे पास करने से पहले एक बड़ा चम्मच खुद खा लेता है। 5वें दोस्त तक पहुँचते पहुँचते वो कप पूरी तरह खाली हो चुका होगा। वाह, ये एनालॉजी एनर्जी फ्लो की इनएफिशिएंसी को समझने के लिए परफेक्ट है। जमीन पर पड़ने वाली सनलाइट का बहुत थोड़ा हिस्सा प्लांट स्टोर करता है। जब कोई पहला कंज्यूमर उस प्लांट को खाता है तो तकरीबन 98% एनर्जी पहले स्टेप पर ही एनवायरनमेंट में हीट की शक्ल में लूज हो जाती है। 98%? वाओ! और उसके बाद आगे हर आने वाले लेवल पर 95% लॉस होता है। लेकिन ये 95% एनर्जी गायब तो नहीं हो जाती ना? नहीं नहीं, इसे आप एक मेटाबॉलिक टैक्स समझ लें। जिंदा रहने के लिए एनर्जी खर्च होती है। जब जानवर सांस लेता है, मूवमेंट करता है या अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है तो रेस्पिरेशन के जरिए वो एनर्जी हीट बन जाती है। टिश्यूज में बहुत थोड़ी एनर्जी बचती है जो अगले लेवल पर पास होती है। अच्छा, इसीलिए फूड चेन्स आमतौर पर 5 लेवल से ज्यादा लंबी नहीं होती हैं, क्योंकि एनर्जी नहीं बचती। एग्जैक्टली। और यहाँ पर बायोमास और पिरामिड्स ऑफ बायोमास का तस्वर आता है। हाँ, जहां वो फेमस कॉन्सेप्ट है वीट वर्सेस मीट। बिल्कुल। इंसान एक ओमनीवोर है। अगर हम इसी एनर्जी फ्लो के हिसाब से देखें तो एक इंसान जो गंदम की ब्रेड खाता है वो एक फुटबॉल पिच के 1/10 हिस्से पर उगी गंदम से दिन की जरूरी एनर्जी पूरी कर सकता है। 1/10 हिस्से पर से। लेकिन अगर वो बीफ खाना चाहे तो उस गाय को पालने के लिए 2 फुटबॉल पिचेस के बराबर घास और जमीन चाहिए। क्योंकि उस गाय ने प्लांट की सारी एनर्जी लूज कर दी होती है मेटाबॉलिज्म में। प्रिसाइजली। अगर दुनिया की बढ़ती आबादी को फीड करना है तो फूड चेन के निचले लेवल्स पर खाना जैसे क्रॉप्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन यहाँ साइंस नॉन बायस्ड है। वो ये भी बताती है कि जो जमीन क्रॉप्स के लिए मौजूद नहीं होती, जहाँ पत्थर हैं, वहाँ जानवर पालना ही रिसोर्सेज का एफिशिएंट इस्तेमाल है। ठीक ठीक। अब जब फूड और एनर्जी की इतनी कमी है तो जाहिर है जानवर और प्लांट्स इसे हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते होंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये इकोसिस्टम में रिलेशनशिप्स बनाता है, राइट? पहला तो कंपटीशन हो गया। हाँ, कंपटीशन दोनों में होता है। प्लांट्स स्पेस, लाइट और पानी के लिए लड़ते हैं। जो टॉलेस्ट ट्री होगा वो कैनपी कवर कर लेगा और बाकी पीछे रह जाएंगे। एनिमल्स स्पेस, फूड और शेल्टर के लिए हर वक्त लड़ते हैं।
और इस जद्दोजहद में प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप्स भी बनते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रेडेटर्स तो मासूम जानवरों को खाने वाले जालिम होते हैं, लेकिन असल में ये पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, प्रेडेटर्स ज्यादातर बीमार, बूढ़े या कमजोर प्रे को खाते हैं। इससे उनकी पूरी स्पीशीज हेल्दी रहती है और नेचुरल रिसोर्सेज पर बोझ नहीं पड़ता। इनके साइकिल्स चलते हैं, जैसे कनाडा में लिंक्स और स्नोशू हेयर का 10 ईयर साइकिल है, या स्कैंडिनेविया में लेमिंग्स का 3 ईयर साइकिल। हाँ, यानी प्रे बढ़ता है तो प्रेडेटर बढ़ता है, फिर वो शिकार करते हैं तो प्रे कम हो जाता है और प्रेडेटर भी कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ये एक नेचुरल थर्मोस्टैट है। अच्छा, एक और तरीका सिम्बियोसिस है, यानी आपस में मिलकर रहना। इसमें 3 अक़साम हैं। एक म्यूचुअलिज्म, जैसे वो कैटल और उसके पेट के बैक्टीरिया, जहां दोनों को फायदा है। हाँ, काऊ को सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है और बैक्टीरिया को घर और खाना। और दूसरी किस्म कमेंसलिज्म है, जैसे शार्क और रिमोरा फिश, एक फायदे में है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं। लेकिन तीसरी किस्म पैरासिटिज्म थोड़ी अजीब है। पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होता है जो अपने होस्ट से फायदा निकालता है, जैसे टिक्स या टेपवर्म्स। मेरा सवाल यहाँ ये है कि अगर पैरासाइट अपना सारा फायदा होस्ट से ले रहा है, तो वो एक ही बार में उसे मार क्यों नहीं देता? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, एक सक्सेसफुल पैरासाइट कभी अपने होस्ट को जल्दी नहीं मारता। अगर होस्ट मर गया तो पैरासाइट का अपना घर और खुराक भी तो खत्म हो जाएगा ना, वो तो खुद भी मर जाएगा। अच्छा, इसलिए एवोल्यूशन में वो ऐसे डिजाइन हुए हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता फायदा लेते हैं ताकि होस्ट जिंदा रहे और उन्हें लंबे अरसे तक फ्यूल मिलता रहे। कमाल है। अब इस पूरे डिस्कशन को देखते हुए, जहां हर चीज फूड वेब्स और सिम्बायोसिस से इतनी परफेक्टली जुड़ी हुई है, एक सवाल जहन में आता है। अगर इस वेब से कोई एक तार खींच लिया जाए तो क्या होगा? डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। और इंसान यही कर रहा है। जैसे सोर्सेज में यूके के रैबिट्स और माइक्सोमेटोसिस डिजीज वाली केस स्टडी है। किसानों ने रैबिट्स को पेस्ट समझकर मार दिया। हाँ, और उन्हें लगा मसला हल हो गया। लेकिन रैबिट्स गए तो ग्रास और छोटे दरख्त तेजी से बढ़ने लगे। जंगल घना हो गया तो डियर और हिरण की तादाद बढ़ गई। लेकिन बेचारे फॉक्सेस और बजर्ड्स जो रैबिट्स को खाते थे, वो भूखे मरने लगे। उन्होंने मजबूरी में माइस और वोल्स का शिकार शुरू कर दिया, जिससे उनकी पॉपुलेशन क्रैश कर गई। एक मसला ठीक करने गए और 3 नए मसले बना दिए। ये साइंस में रिपल इफेक्ट कहलाता है। इंसान एक्शन लेता है पर दो रास असरात नहीं देखता। पोलैंड में भी यही हुआ था, जब मछलियां बढ़ाने के लिए ऑटर्स को मारा गया था। और मछलियां मजीद कम हो गई थी। क्योंकि ऑटर्स बीमार मछलियों को खाते थे। एग्जैक्टली। और इसकी एक और खतरनाक मिसाल डीडीटी पेस्टिसाइड का स्प्रे है। हाँ, वो रेड स्पाइडर माइट को मारने के लिए फील्ड्स में यूज किया गया था ना। हाँ, लेकिन मसला ये था कि डीडीटी केमिकल फूड चेन में जमा हो जाता है, वॉश आउट नहीं होता। इसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। यानी जब एक इंसेक्ट उसे खाता है तो वो उसकी फैट में चला जाता है। फिर एक मछली ऐसे 100 इंसेक्ट्स खाती है तो कॉन्सेंट्रेशन 100 गुना हो जाती है। बिल्कुल। फिर जब कार्निवोरस बर्ड जैसे हेरन्स और ग्रीब्स उन मछलियों को खाते हैं तो उनके जिस्म में इतना केमिकल जमा हो जाता है कि उनके अंडे कमजोर होकर टूटने लगते हैं। पॉपुलेशन खतरे में पड़ जाती है। और सिर्फ केमिकल्स नहीं, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC गैसेस से ओजोन लेयर में सुराख कर दिया, जिससे हार्मफुल UV रेडिएशंस आ रही हैं। और प्लास्टिक्स का तो पूछे ही मत। हर साल 8 मिलियन मेट्रिक टन समंदर में जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो 2050 तक समंदर में फिश से ज्यादा प्लास्टिक होगा। हालात वाकई डिस्टर्बिंग हैं, लेकिन इस मुताले का मकसद उम्मीद हारना नहीं है। हम पॉजिटिव एक्शंस ले सकते हैं। द 3 R's की अप्रोच, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, बहुत अहम है। प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग यूज करना, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना जो ग्रीन हाउस गैस रिलीज ना करें। कंजर्वेशन भी तो है, जैसे पाकिस्तान में ग्रीन टर्टल्स को प्रोटेक्ट करना, और रीफॉरेस्टेशन यानी वापस दरख्त लगाना। बिल्कुल। अगर हम इस सब को सम अप करें तो बात क्लियर है। एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स
कार्बन साइकिल और एनर्जी फ्लो के जरिए एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि किसी एक स्पीशीज या वेरिएबल की तब्दीली पूरे इकोसिस्टम को हिला सकती है। आज के इस गहरे मुताले में हमने देखा कि जमीन पर एक इकोसिस्टम कितने हजारों सालों के नेचुरल तवाजुन के बाद सेट हुआ है, जिसे इंसान ने सिर्फ 200 साल में डिस्टर्ब कर दिया। अब आखिर में सुनने वालों के लिए एक नया सवाल छोड़े जाते हैं। जरूर। आजकल हम मार्स या किसी दूसरे प्लैनेट पर